एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत के अनुसार रसों की संख्या है 8। सेकंड देखते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात किसका कथन है? यानी रस निष्पत्ति के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सामान्यतः स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सामान्यतः स्थायी भाव की संख्या मानी गई है 9। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विभक्त रस का स्थायी भाव है। विभक्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 6, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याताकार कौन है? तो रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याताकार हैं भट्ट लोलट। 7 क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? तो आदि भावों के उद्बोधक कारणों को कहते हैं संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 8, आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? तो आलंबन और उद्दीपन रस के विभाव अंग के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के माने गए हैं? तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के माने गए हैं। 12 क्वेश्चन नंबर, अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां क्या कहलाती हैं? तो अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां संचारी भाव कहलाती हैं। 13 देखते हैं, व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? तो व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः 33 मानी गई है। नंबर 14, रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नटों को किसने माना है? तो भट्ट लोलट ने माना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है? तो भट्ट लोलट के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है। 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? तो आचार्य शंकुक के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित था? तो शंकुक का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 18, किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना गया है? तो भट्ट नायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अभिधा, भावकत और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? तो भट्ट नायक ने माने हैं। अभिधा, भावकत और भोग यह काव्य के 3 व्यापार है, इसे आचार्य भट्ट नायक ने माना है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 21, भट्ट नायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ है? भट्ट नायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में रसाभिव्यक्ति के नाम से अभिहित हुआ है। 22 क्वेश्चन नंबर, भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? तो भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता हैं अभिनव गुप्त। 23 क्वेश्चन नंबर, न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे आचार्य शंकुक। क्वेश्चन नंबर 24, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है? तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं भट्ट नायक। 25 क्वेश्चन नंबर, वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है? तो वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार है अभिनव गुप्त। साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत का परिणाम है। यह किस व्याख्याकार का कथन है? तो यह भट्ट नायक का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 27, आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार है डॉक्टर नगेंद्र। 29 देखते हैं, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार है केशव प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 39, काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है वामन ने। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। यहाँ संप्रदाय नहीं लिखा गया है, ध्वनि संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थाई भाव को उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो अस्थाई भाव को उद्घोषित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति की ओर इंगित किया गया है? तो किसने किया है? धनंजय ने किया है। 34 क्वेश्चन नंबर, भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 35, नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? तो नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार है रूप गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 36, सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? तो सील के आधार पर नायक के 4 भेद माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? तो विशिष्ट पद रचना रीति वामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 38, रीति को संगठना अर्थात सम्यक घटना का नाम किस आचार्य ने दिया है? तो आनंद वर्धन ने दिया है। 39 क्वेश्चन नंबर, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर तावर्त इष्टार्थ व्याख्याना पदावली किसने कहा है? तो शरीर तावर्त इच्छार्थ व्याख्याना पदावली दंडी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41, रीति रात्मा काव्यस किसने कहा था? तो रीति रात्मा काव्यस कहा था वामन ने। क्वेश्चन नंबर 42, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? तो यह आनंद वर्धन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 43, तद दोषो शब्दार्थो सगुड़ा वनलंकृति पुनः क्वापी किसने कहा था? मम्मट ने कहा था। 44 देखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम किसका कथन है? तो यह कथन जगन्नाथ का है। क्वेश्चन नंबर 45, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 46, कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया है? तो यह राजशेखर द्वारा किया गया है। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या की है भट्ट नायक ने। क्वेश्चन नंबर 48, रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है? तो भट्ट लोलट हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? तो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं भट्ट नायक। क्वेश्चन नंबर 50, रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया है? तो रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में भट्ट नायक ने किया है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।